खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला और इस वक्त की बड़ी खबर आपको हरिद्वार से बता देते हैं, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं पर फायरिंग हुई है। दूसरे बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लगाए आरोप। विधायक मदन कौशिक के घर के पास गोली चली, मौके पर पहुंची है पुलिस। आपको बताते चले, ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र के खन्ना नगर का ये पूरा मामला। बीजेपी कार्यकर्ता पर हुई फायरिंग, दूसरे बीजेपी कार्यकर्ता पर आरोप लगाए गए। विधायक मदन कौशिक के घर के पास गोली चली है, मौके पर पहुंची पुलिस कर रही है मामले की जांच। हरिद्वार से बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। विधायक मदन कौशिक के घर के पास चली गोली, मौके पर पहुंची पुलिस कर रही है मामले की जांच। तो मामले की जांच की जा रही है। दूसरे बीजेपी कार्यकर्ता पर आरोप लगे हैं। दूसरे बीजेपी कार्यकर्ता पर लगाए गए आरोप, बीजेपी कार्यकर्ता पर हुई फायरिंग। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। भारी पुलिस बल मौके पर तैनात है। सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जो आपको हम दिखा रहे हैं। दूसरे बीजेपी कार्यकर्ता पर लगे आरोप। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव से शिष्टाचार भेंट की। उत्तराखंड में मोबाइल नेटवर्क को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री के अनुरोध पर केंद्रीय मंत्री ने उत्तराखंड में बीएसएनएल के 1206 मोबाइल टावर को स्वीकृति दी। हर एक मोबाइल टावर की लागत 1 करोड़ रुपए आएगी। मुख्यमंत्री धामी ने टनकपुर देहरादून के बीच एक जन शताब्दी रेल सेवा शुरू किए जाने का भी अनुरोध किया। साथ ही रुड़की देवबंद रेल परियोजना के संबंध में राज्य सरकार की ओर से अब तक 296.67 करोड़ का अंशदान रेलवे को दिया जा चुका है। मुख्यमंत्री धामी ने केंद्रीय रेल मंत्री से उत्तराखंड जैसे छोटे और पर्वतीय राज्य के सीमित वित्तीय संसाधनों को देखते हुए राज्य सरकार की ओर से अब तक दिए गए अंशदान की धनराशि को अंतिम करते हुए 50% अंशदान के सापेक्ष शेष देय धनराशि 99.0001 करोड़ का भुगतान करने से राज्य सरकार को मुक्त करने का अनुरोध भी किया है। तो अश्विनी वैष्णव से मिले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री सतपाल ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में मोदी ट्रेल बनाने की घोषणा की है। मोदी ट्रेल को लोग ऐप के जरिए अपने मोबाइल में देख सकेंगे। हरिद्वार में एक निजी बैंक की शाखा के उद्घाटन अवसर पर मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि साल 2019 में डिस्कवरी चैनल के शो मैन वर्सेस वाइल्ड की शूटिंग के लिए पीएम मोदी ने ब्रिटिश एडवेंचर बेयर ग्रिल्स के साथ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में जहां जहां वक्त बिताया है, उन जगहों को मोदी ट्रेल में शामिल किया जाएगा। रघुवीर सिंह चौहान जी, सर्कल हेड। मोदी ट्रेल की योजना यह है, हम पहले ही लाने वाले थे पर कोरोना काल के अंदर वो संभव नहीं हो सका। इसमें जो सफारी के अंदर जाते हैं, गाड़ियां लेके जाते हैं और जंगल को देखने जाते हैं, और खासकर वहां पर जो हमारा टाइगर है उसको देखने जाते हैं, तो ये ट्रेल बनेगा। और ट्रेल में ऐप आप पूरा जो बियर गाइल्स के साथ मोदी जी का जो इंटरव्यू था वो आप देख सकेंगे। उसके बाद उसमें कुछ ऐसे शॉट्स होंगे जहां पर मोदी जी ने एक तीर बनाया था, स्पीयर बनाया था, बियर गाइल्स के साथ बैठ करके चाय पी थी, और वो एक नौका में, जो एक पत्ते की नौका थी, उसमें बैठ करके पार उतरे थे। वो सारे दृश्य दिखाए। आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर 9 अगस्त से 15 अगस्त तक भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा आयोजित की जा रही है। आपको बता दें कि बाजपुर में कांग्रेस की होने वाली भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा को लेकर नैनीताल के पूर्व विधायक संजीव आर्य ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस बीच उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से मजबूती के साथ यात्रा को सफल बनाने की बात कही। साथ ही उन्होंने देश की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार पर धर्म के नाम पर लोगों को बांटने और राजनीति करने के आरोप लगाए गए। इस बीच उन्होंने कहा कि सभी जनपद में 75 किलोमीटर की पदयात्रा निकाली जाएगी और
कई ग्रामीण क्षेत्रों पर रात्रि विश्राम भी करेंगी। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से अंग्रेजों ने भारत में फूट डालो की राजनीति करके राज किया था, उसी तरीके से वर्तमान की सरकार जाति धर्म के नाम पर लोगों को बांट करके राज कर रही है, जिसको उखाड़ फेंकने और लोगों को जागरूक करने के लिए कांग्रेस पार्टी की ओर से यात्रा निकाली जा रही है। और आज भी कहीं न कहीं जिस तरीके से अंग्रेजों ने हमारे देश के अंदर सैकड़ों वर्ष फूट डालो और राज करो के नारे के साथ काम करते हुए देश को लगातार लूटा, आज कहीं न कहीं उसी प्रकार का वातावरण है। देश की एकता, अखंडता और प्रभुता और धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, पंथ के नाम पर, मजहब के नाम पर लोगों को बांटकर आज देश में राज कर। उत्तराखंड में भूमाफिया के खिलाफ डीजीपी ने बड़ा एक्शन प्लान तैयार कर लिया है, जिसके तहत भूमाफिया पर अब गैंगस्टर एक्ट लगाकर कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही संपत्ति जब्त करके उनकी हिस्ट्री शीट भी खोली जाएगी। प्रदेश भर में भूमाफिया पर कार्रवाई के लिए अभियान भी चलाया जाएगा, जिसकी पीएचक्यू में मासिक समीक्षा की जाएगी। साथ ही भूमाफियाओं पर गुंडा एक्ट के अंतर्गत जिला बदर करने की कार्रवाई करने की बात कही गई। ऐसे लोगों पर गैंगस्टर एक्ट लगाकर अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्तियां जब्त करने के कड़े निर्देश दिए गए। ऐसे लोगों के खिलाफ हिस्ट्री शीट खोलने और उनके लाइसेंसी हथियारों को भी निरस्त करने के आदेश सभी जनपद पुलिस प्रभारियों को दिए गए हैं। देखिए, लेटली देखने में आ रहा है कि भूमाफिया गतिविधि बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। लोग बाग जमीनों को लेकर के, प्रॉपर्टीज को लेकर के बहुत ज़्यादा फ्रॉड्स हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्कैम्स हो रहे हैं। जो लोग जीवन भर की संपत्ति अर्जित करके कोई अपनी ज़मीन खरीदते हैं, उसके साथ धोखाधड़ी हो जाती है। तो ऐसे लोगों को के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने हेतु सभी एसएसपी को निर्देशित किया है। देहरादून को प्लास्टिक मुक्त बनाने के तहत नगर निगम ने कार्यक्रम का आयोजन किया। आपको बता दें कि देश भर में सिंगल यूज प्लास्टिक पर 1 जुलाई से प्रतिबंध लगा दिया गया था, जिसका पालन कराने के उद्देश्य से उत्तराखंड सरकार ने जिला प्रशासन को दिए गए निर्देशों के क्रम में दून जिला प्रशासन द्वारा कवायद शुरू कर दी थी, जो संबंध में आज नगर निगम में जिला प्रशासन ने बैठक का आयोजन किया, जहां जिलाधिकारी ने जानकारी देते हुए बैठक में आने वाले सभी लोगों से प्लास्टिक के प्रतिबंध को कैसे लागू किया जाए, इस संबंध में सुझाव और जानकारी ली। इस बैठक में मेयर सुनील उनियाल गामा, नगर आयुक्त मनोज गोयल, जिलाधिकारी सोनिका, एसएसपी दलीप सिंह कुंवर सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। साथ ही कार्यक्रम में देहरादून के व्यापारी वर्ग भी मौजूद रहे। फिर कहा है कि प्लास्टिक 1 जुलाई से बंद हो गया, लेकिन हम चाहते हैं कि देहरादून के लोग मन से त्यागें कि हमने प्लास्टिक को बंद कर दिया। देहरादून के लोग मन से त्यागेंगे तो निश्चित रूप से एक दिन जो है प्लास्टिक बंद हो जाएगी। हम माइक्रोन पे जा ही नहीं रहे कि ये 75 का है, ये 100 का है, ये 100 डिग्री का है, ये गल जाएगा नहीं गलेगा। हमारा प्रयास ये है, मेरा स्वयं का और देहरादून वासियों का प्रयास ये होना चाहिए कि देहरादून में प्लास्टिक हम प्रयोग ना करें। सिंगल यूज प्लास्टिक को लेके जो केंद्र सरकार के और राज्य सरकार के जो नियम है वो स्पष्ट हैं, परंतु केंद्र सरकार और राज्य सरकार के नियमों में थोड़ी भिन्नता होने के कारण जो केंद्र सरकार के नियम है उसमें राज्य सरकार ने और एक अग्रिम कदम बढ़ाते हुए कुछ एडिशनल चीजें भी डाली हैं, तो उसकी वजह से लोगों का ये थोड़ा सा हो सकता है, संभावना है कि वो उस पे एक उनका है। उसी के क्रम में ये आज प्रोग्राम भी था जिसमें कि उनको अवेयर किया जा सके, उनको बता। हरिद्वार में सिंगल यूज प्लास्टिक बैन को लागू कराने के लिए प्रशासन लगातार कवायद कर रहा है। आज मुख्य विकास अधिकारी प्रतीक जैन ने व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। सीसीआर सभागार में हुई बैठक में नगर निगम के अधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं व्यापारियों और प्रशासन की मीटिंग में सिंगल यूज प्लास्टिक बैन के लागू कराए जाने को लेकर आने वाली समस्याओं पर चर्चा की गई। व्यापारियों ने दुकानदारों के चालान करने वाले कर्मचारियों पर अभद्रता का आरोप लगाया। वहीं सीडीओ ने कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक बैन करने के लिए जिले भर में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, जिसमें किस तरह का प्लास्टिक प्रतिबंध है इसके बारे में बताया जाएगा और उसके बाद सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करने वाले, परिवहन करने वाले और
संपादन करने वाले सर्वप्रथम हम इस पे जन जागरूकता का एक बहुत बड़ा अवेयरनेस कार्यक्रम पूरे डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार में चलाएंगे ताकि लोगों को ये बहुत क्लियरली मैसेज जाए, लोगों तक पहुंचे, ताकि सब लोगों को समझ में आए कि सिंगल यूज प्लास्टिक है क्या। यही हमने आज मीटिंग में भी सबसे डिस्कशन किया, सबको बताया कि किस किस तरह का प्लास्टिक हमारे द्वारा बैन किया जाएगा। एक बार ये अवेयरनेस का कार्यक्रम पूरे हरिद्वार में हम लोग फैला। लाल कुआं के कार रोड शहीद स्मारक पर बीते 10 दिन से स्थानीय सेंचुरी पेपर मिल पर कर्मचारियों का उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए कांग्रेस नेता संजय जोशी के नेतृत्व में अनिश्चितकाल धरना दिया जा रहा है। वहीं आज कांग्रेस एससी विभाग जिला अध्यक्ष इंद्रपाल आर्य ने धरने को अपना समर्थन दिया। उन्होंने मिल प्रबंधन को चेतावनी दी है और मिल प्रशासन द्वारा निकाले गए श्रमिकों को तुरंत बहाल किया जाए। साथ ही सेंचुरी पेपर मिल में 70% स्थानीय युवाओं को रोजगार दिया जाए। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द श्रमिकों की मांगे पूरी नहीं की गई तो कांग्रेस एससी विभाग उग्र आंदोलन करने को बाध्य हो जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी मिल प्रशासन की होगी। देखिए, आज हमारे जो ये सेंचुरी मिल के जो पहले कार्यरत रहे हैं और पिछले महीने में एक सेंचुरी ने अपने एक भर्ती क्विक निकाली थी, जो 8-10 साल से 10 साल 11 साल हो गए जिनको यहाँ लगे हुए, जिनने अपनी सेवा दी, अपनी पूरी जीवन का एक पूरा 10 साल कम नहीं होता है, इस पेपर मिल में दिया, काम किया, लेकिन जब भर्ती खुली तो इनको उसमें हटा दिया गया। 10 वर्षों से सेंचुरी पेपर मिल में कार्यरत हैं, लेकिन जिस समय इनने स्थायी भर्ती निकाली उस समय हमें इनने कई, जैसे 35 वर्ष से अधिक आयु का ना लेंगे और कुछ ही ट्रेडों को लेंगे, ऐसी हमें बातें कहते हुए हमें उस भर्ती से वंचित कर दिया। और हमने जब इसकी शिकायत अपनी बात मैनेजमेंट से रखी तो उनने हमारा गेट भी बंद कर दिया उस दिन से। यहाँ 10 सालों से काम कर रहे हैं, यहाँ भर्तियाँ निकाली जाती है, कभी एज के हिसाब से बाहर कर दिया जाता है, कभी ट्रेड के हिसाब से बाहर कर दिया जाता है। मैं मिल प्रबंधक से ये पूछना चाहता हूँ कि हम 10 से 12 साल जब काम कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? एज और ट्रेड्स थे, आप कैसे हमें बाहर कर सकते हैं, कैसे वंचित कर सकते हैं? और अगर ये हमारी बातें अगर ये सीरियसली नहीं लेंगे तो हम घर घर जाके जन आंदोलन छेड़ लेंगे। यहाँ ये नैनीताल में मानसून के चलते ठेकेदारों ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। सरकार की ओर से रॉयल्टी को कई गुना बढ़ाने और पिछला भुगतान नहीं करने पर ठेकेदारों ने अपनी जेसीबी मशीनें वापस लौटाने का निर्णय लिया और सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो कोई भी टेंडर नहीं लेंगे और ना ही आपदा में जेसीबी मशीनों को भेजेंगे। आपको बता दें कि सरकार ने ठेकेदारों के लिए रॉयल्टी को 5 गुना बढ़ा दिया और 2017 से कई सालों से आपदा और अन्य मद का भुगतान भी इनको नहीं दिया गया। हालांकि इसके लिए ठेकेदार एसोसिएशन सरकार से बातचीत की गई है, लेकिन ये बेनतीजा रही। तो मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई। ठेकेदारों ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। जेसीबी मशीन हटाने का लिया गया है फैसला। मांगे पूरी नहीं होने पर नहीं लेंगे टेंडर। वर्तमान में जो रॉयल्टी थी उस पर 5 गुना वृद्धि ठेकेदारों से करने का आदेश जारी किया है और रॉयल्टी प्रस्तुत न करने पर 2 लाख रुपए का जुर्माना भी ठेकेदारों से वसूल किया जाएगा। इसके विरोध में पूरे उत्तराखंड के ठेकेदार संगठन अभी हड़ताल पर है और किसी भी प्रकार की निविदाएं और कोई टेंडर लेने के लिए बिल्कुल मनाही है। अगर मांगे नहीं मानी जाती तो ठेकेदार संगठन द्वारा ये सरकार को अल्टीमेटम है कि आपदा में जो मशीनें लगाई गई हैं, जो सड़क खोलने के लिए मशीनें लगाई गई हैं, उनको भी हटा दिया जाएगा। देवप्रयाग थाना क्षेत्र अंतर्गत पहाड़ से गिरने पर मुरादाबाद निवासी प्रियंका की मौत हो गई थी। मिली जानकारी के अनुसार प्रियंका सेल्फी लेते समय पहाड़ से खाई में गिर गई थी, लेकिन अब इस केस में नया मोड़ आ गया है। आपको बता दें कि पुलिस की जांच में पता चला कि प्रियंका ने 1 महीने पहले ही दूसरी जाति के युवक राहुल सैनी के साथ लव मैरिज की।
वहीं पहाड़ी से गिरने के दौरान सिर्फ प्रियंका की ही मौत नहीं हुई थी, बल्कि उसके गर्भ में पल रहे 3 महीने के शिशु की भी दर्दनाक मौत हुई। वहीं अब ये मामला सामने आने के बाद पुलिस प्रियंका की मौत को संदिग्ध मान रही है, क्योंकि प्रियंका के पति राहुल के मुताबिक सेल्फी लेने के समय हादसा हुआ। जब प्रियंका के परिजनों ने राहुल सैनी पर दहेज हत्या का आरोप लगाया तो परिजनों ने देवप्रयाग थाना पुलिस को तहरीर देकर राहुल सैनी के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करवा दिया। वहीं इस मामले पर देवप्रयाग थाने के इंस्पेक्टर देवराज शर्मा ने बताया कि मामले में पुलिस हादसा और हत्या के साथ हर पहलू पर गौर करके अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। उन्होंने बताया कि जल्द ही मामले का पूरा खुलासा किया जाएगा। हल्द्वानी में भी कांग्रेस भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। यात्रा की तैयारी को लेकर के कालाडूंगी विधानसभा में कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने बैठक का आयोजन किया। इस दौरान तिरंगा यात्रा को लेकर तैयारियों पर चर्चा की गई। इस दौरान महानगर अध्यक्ष राहुल छिमवाल ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता प्रत्येक जिले में 75 किलोमीटर पदयात्रा करेंगे। इस दौरान कांग्रेस आजादी के इतिहास के बारे में लोगों को जानकारी देगी, साथ ही महंगाई, भ्रष्टाचार और भर्तियों को लेकर बीजेपी को घेरेगी। वहीं उत्तराखंड में इस यात्रा के संयोजक हेमंत बगड़वाल ने कहा कि यात्रा के दौरान प्रदेश स्तर के सभी बड़े नेता गांव कस्बों में रात्रि प्रवास करेंगे। 9 अगस्त से 15 अगस्त तक भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। हमने 13 किलोमीटर तिरंगा यात्रा कालाडूंगी विधानसभा क्षेत्र के अंदर प्रस्तावित है, जिसको हम अभी जो समापन हमारा 14 तारीख का है वो हम कड़गरिया या फतेहपुर या यहाँ से करेंगे, कुछ गाँव के बीच में उनको ले जाएंगे और समापन उसका हम मुखानी चौराहे पे करेंगे। आज यहाँ पर सारे विधानसभा क्षेत्र के ब्लॉक अध्यक्ष लोग कोटाबाग और कालाडूंगी के भी आए हैं। वो ये निश्चित करेंगे कि कहाँ से कितने लोग आएंगे, कैसे आएंगे और कैसे यात्रा शुरू होगी। देखिए, बिल्कुल शुभारंभ होने जा रहा है और बहुत अच्छे तरीके से हम इसको पूरे तरीके से सफल भी बनाएंगे इस कार्यक्रम को। देखिए, जब हमारे देश में ब्रिटिश हुकूमत थी तो गांधी जी ने एक नारा दिया था, भारत छोड़ो। वो इसलिए कि हमारे देश में ब्रिटिश हुकूमत अंग्रेजों को भगाने के लिए। तो आज जो हमारे देश में अलगाववाद और जो सांप्रदायिकता का जो माहौल बन रहा है, इन सब चीज़ों को देखते हुए तो कांग्रेस परिवार ने एक ये तय किया है कि अब हम भारत जोड़ो यात्रा निकालेंगे। जोड़ो यात्रा है ये हमारी 9 अगस्त से 15 अगस्त से शुरू हो रही है और आज यहाँ ये बीजेपी के लोग ये तिरंगे की बात कर रहे हैं और आज तिरंगे की बात कर रहे हैं। तो आज तक इन्होंने कभी अपने कार्यालय में आरएसएस ने कभी अपने कार्यालय में कभी जिसे कहते हैं तिरंगा झंडा नहीं फहराया है ना। ये लोग आज ये भगवाकरण करने के वाले लोग आज तिरंगे को मान रहे हैं, 2 रंगे के लोग। लेकिन निश्चित रूप से इसे कुछ नहीं होने वाला है। और आज जो देश का माहौल है और जो देश में जो सांप्रदायिक माहौल हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे महंगाई हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, चाहे युवा हो, चाहे बेरोजगार, सब परेशान है। और इन सब चीज़ों को लेकर के कांग्रेस से भारत जोड़ो। बाजपुर में भी हर घर तिरंगा अभियान की तैयारी जोरों शोरों पर है। इसी कड़ी में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत रामलीला मैदान से लेकर पूरे शहर में तिरंगा यात्रा निकाली गई। कार्यक्रम का शुभारंभ तिरंगा यात्रा के संयोजक विमल शर्मा और महेश राठौर की उपस्थिति में की गई। इस दौरान सैकड़ों लोगों ने बाइक पर तिरंगा लगाकर बाइक रैली निकाली। इसके साथ ही 101 फीट तिरंगे के साथ पैदल मार्च निकाला गया। प्रधानमंत्री की अपील के बाद हर घर तिरंगे कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी लोग अपना पूरा सहयोग दे रहे हैं। पैदल मार्च निकाल करके लोगों को जागरूक किया गया। हर घर तिरंगा अभियान के तहत ये पैदल मार्च निकाला गया। हर घर तिरंगा अभियान की तैयारी जोरों शोरों पर चल रही है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं जहां पर पैदल मार्च निकाल करके लोगों को जागरूक करने का प्रयास यहां पर किया गया है। हमारे मन में बड़ा उत्साह का विषय है और हमने सभी पार्टी के अलावा और भी संगठन के लोगों से आह्वान किया। मैं उन सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद भी करूंगा जिन्होंने तिरंगा यात्रा में हम सबका सहयोग किया। मैं बहुत बहुत दिल की गहराइयों से उनका धन्यवाद करता हूं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी द्वारा जो एक मिशन चलाया हुआ है कि हर घर तिरंगा, तो हमने ये लक्ष्य को पूरा करना है, त्योहार के रूप में मनाना है और सभी लोगों के
माध्यम से और सभी लोगों के सहयोग से इस तिरंगा यात्रा को हमने सफल बनाया है। आप सभी के लोगों के हरिद्वार में ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र की खन्ना नगर कॉलोनी में दिन दहाड़े गोलियां चलने से हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि दर्जनों युवकों के साथ बीजेपी कार्यकर्ता विष्णु अरोड़ा पहुंचे और बीजेपी के ही दूसरे कार्यकर्ता दीपक टंडन पर 4 राउंड फायर किए। वहीं गनीमत रही कि किसी को गोली नहीं लगी। मिली जानकारी के अनुसार दोनों पक्षों में किसी बात को लेकर मामूली झगड़ा हुआ था। वहीं वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। घटना की सूचना मिलने पर ज्वालापुर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। घर के अंदर बैठा हुआ था, तभी एक लड़का जिसका नाम विष्णु अरोड़ा है, वो कम से कम 50 साल लड़कों के साथ लाठी डंडे और तलवारों से और बंदूकों से लैस होकर आया और मेरे ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। मैं अपनी जान बचा के बड़ी मुझसे घर के अंदर भागा। इतने में पुलिस को सूचना करी, पुलिस आई, पुलिस के सामने बाहर अपने घर के बाहर आया हूं। मेरे को अपनी जान माल का खतरा है और मैं पुलिस से ही प्रोटेक्शन की मांग करता हूं। और मैं मांग करता हूं कि ये अपराधी किस्म का आदमी है, इसके ऊपर गुंडा एक्ट लगाई जाए, इसको जेल डाला जाए। हमने मौके से कुछ लोगों को भागते हुए देखा है। सीसीटीवी फुटेज वगैरह चेक किए जाएंगे, जो भी अपराधी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की। मैटर है, कहीं हो सकता कोई रिलेशन हो, लेकिन अभी तक ऐसे पूरा पक्का इसका रिलेशन उस मामले से नहीं आया है। बाकी मामले की जांच की जा रही है। तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत करके आजादी के अमृत महोत्सव के तहत टिहरी की नगर पालिका परिषद मुनि की रेती हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने में जुट गई है। अभियान को लेकर नगर पालिका अध्यक्ष ने प्रचार के वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पहले चरण में 3000 लोगों को नगर पालिका तिरंगा उपलब्ध कराएगा। साथ ही कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने भी एक मीटिंग करके सभी पदाधिकारियों को सख्त निर्देश दिए, हर घर पर देश का झंडा जरूर होना चाहिए। पार्टी का एक वृद्ध कार्यक्रम है, इसे हम उत्सव की तरह ले रहे हैं। अमृत महोत्सव, भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे हो रहे हैं और केंद्र के हमारे संगठन से लेके, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेके और पार्टी का हर कार्यकर्ता तक इसमें पूरी तरह से मनोयोग में है, पूरे उत्साह में है। और हम प्रत्येक घर में इस नरेंद्र नगर विधानसभा की, टिहरी जिले की और इस उत्तराखंड के प्रत्येक जिले में हमारी पूरे प्रदेश में 25 लाख झंडों की लगाने की व्यवस्था है प्रत्येक घर पे। और इस जिले में 10,000 विधानसभा में झंडे लगेंगे। ये परिकल्पना है कि देश में एक राष्ट्र के प्रति सम्मान की भावना हो और राष्ट्रवाद और मजबूत हो, ताकि देश पूरी दुनिया में एक सशक्त राष्ट्र के रूप में खड़ा हो। इसीलिए आज़ादी के 75 वर्षों के अमृत वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया। इस महोत्सव में उनका एक सपना है कि इस देश का हर नागरिक अपने घर पर भारत की आन बान शान का। बरसात शुरू होने के बाद पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश जमकर कहर बरपा रही है। पहाड़ी क्षेत्रों में कहीं भूस्खलन तो कहीं लैंडस्लाइड हो रहा है। बरसात को लेकर जनपद ऊधम सिंह नगर के जसपुर में प्रशासन ने बरसात से निपटने के लिए कमर कस ली है और बाढ़ कंट्रोल रूम बना दिया है। 24 घंटे कर्मचारी नदियों और नालों पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। जसपुर क्षेत्र में अगर कहीं आपदा आती है तो उसके लिए प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है। आज की मीटिंग का जो यहाँ पे हमारा एक मुख्य प्रशासन के साथ में जो मीटिंग थी पूर्व सैनिकों की, वो आपदा को लेकर के थी। क्योंकि ये जिला अधिकारी जी ने जो है यहाँ जो हमारे निगम है जिलाधिकारी को आदेश दिया था कि आप पूर्व सैनिकों के साथ एक मीटिंग करो आपदा के बारे में। क्योंकि जो पूर्व सैनिक है, इन्होंने अपने देश में बहुत आपदा में जो है देश की सेवा और जनता की सेवा की। राज्य में आपदा का अलर्ट है, तो इस कारण से हम लोगों ने एक मीटिंग की थी कि जिसमें कि जो हमारे तहसील में IRT का गठन किया गया था, उन लोगों की मीटिंग थी और साथ ही वॉलंटियर के रूप में जो एक्स आर्मी पर्सन है उन लोगों को भी बुलाया गया था। तो अभी वही मीटिंग चल रही है। IRT में जो हमारे अधिकारीगण हैं उनका क्या रोल है, वॉलंटियर क्या क्या काम करेंगे और जो एक्स आर्मी के पर्सन हैं वो अपने अपने अनुभव यहाँ पर साथ